चले, पहले हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की जनरल लाइफ साइकिल देखी। आज हम जो है पर्टिकुलर टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टेरिडोफाइट जो है वो प्रायः नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नंबर 2, ये फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट है, प्रथम स्थलीय संवहनी पादप। इनके लिए शब्द काम में लिया जाता है वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम। यानी ये क्रिप्टोगेम्स है, जनन सूक्ष्म संरचना बीजाणुओं के द्वारा होता है और ऐसे पादप हैं जिनमें प्रथम बार संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ था। इसीलिए इनको फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट या वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स छोटे झाड़ीनुमा शाखीय होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बड़े वृक्ष के रूप में भी हो सकते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जैसे ओस्मुंडा वगैरह। बाकी सामान्यतः ये झाड़ीनुमा होते हैं जिसमें जड़, तना एवं पत्तियों का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। इनमें जड़ें, प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती है जो बाद में अपस्थानिक मूल में रूपांतरित हो जाती है। चलिए, अगर हम उनके तने और पत्तियों के बारे में और बात करें तो इनकी पत्तियां दो प्रकार की होती है। कुछ पादपों में तो ये सूक्ष्म होती है, इस तरह से छोटी छोटी, जबकि कुछ में ये बड़े आकार की भी होती है। इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, लघुपर्णी और गुरुपर्णी। तो कुछ टेरिडोफाइट्स लघुपर्णी होते हैं जैसे सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, इस तरह से। और कुछ पंच ऐसे हैं जैसे मार्सिलिया वगैरह या कुछ फर्न्स जैसे हैं, एडिएंटम वगैरह, जिसमें पत्तियां प्रायः बड़े आकार की होती है। तो ये हमने बात की जड़, तना और पत्तियां, यानी बीजाणुद्भिद पादप की बात करते हैं। टेरिडोफाइट का जो मूल पादप है वो बीजाणुद्भिद होता है, द्विगुणित होता है, जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। प्रायः ये नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थलीय पादप हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हैं वो जल में भी पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ वंश होते हैं जैसे मार्सिलिया वगैरह है, एजोला है, साल्विनिया है, वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। अब क्योंकि हमने इसको संवहन उत्तक वाले पादप कहा है, तो संवहन उत्तक हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन उसमें भी एक खास बात कि जाइलम में इनमें वेसल्स या वाहिकाएं नहीं होती है और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल यानी सह कोशिकाएं नहीं होती है। आगे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स और ट्रैकिड दोनों होते हैं और फ्लोएम में सीव सेल और कंपेनियन सेल दोनों होती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के जाइलम में केवल ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स नहीं होती। और दूसरी तरफ इसमें केवल सीव सेल्स होती हैं, जबकि कंपेनियन सेल है वो अनुपस्थित होती है। तो ये इसके संवहन उत्तक की खास विशेषता है जो इसको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से अलग करती है। जब हम इसके वेस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एक चीज आती है कैम्बियम, जिसको हम एधा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नाम का एक सेकेंडरी टिश्यू बनता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, द्वितीयक वृद्धि कराता है, पादप की चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं होती है, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ कैम्बियम देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे आइसोइटीज है, बॉट्रिकियम है, ये खास बातें मैं लिखाऊंगा भी, सही अपवाद, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ अपवाद स्वरूप पाई जाती है। बाकी ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं होती, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने कहा कि इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और बीजाणुधनी में बनती है। अब ये बीजाणुधनी कैसे होती है? तो कुछ पादपों में तो ये एक स्पष्ट शंकु जैसी संरचना के
भीतर विकसित होती है ना। ऐसी शंकु जैसी संरचना होती है, इसको आप स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं, या इसको आप स्पोरेंजियोफोर भी कह सकते हैं। शंकु या बीजाणुधनीधर। तो शंकु या बीजाणुधनीधर वह संरचना है जिसके भीतर बीजाणुधनियां होती है और इन बीजाणुधनियों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जैसे हमारे लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, इन सब में ऐसे शंकु बनते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स का एक विशेष वर्ग है जिसको फर्न कहते हैं, आगे पढ़ेंगे जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें बीजाणु का विकास पर्ण के ऊपर होता है। पर्ण की निचली सतह पर बीजाणुधनियां पाई जाती है और इन बीजाणुधनियों में बीजाणुओं का विकास होता है। अतः ऐसे बीजाणु को बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल। और ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है फर्ण की, बाकी में शंकु जैसी संरचनाएं पाई जाती है। बीजाणुओं के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं समबीजाणु, और दूसरे होते हैं विषम बीजाणु। सम बीजाणु में सभी बीजाणु समान प्रकार के आकार आकृति के होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां विभाजन हो जाता है। लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर और गुरु बीजाणु, है ना। ये ऐसा होना क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है? यही प्रक्रिया है जिससे आगे जाकर बीज का विकास हुआ। ये कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। लगभग सारे टेरिडोफाइट्स सम बीजाणु हैं, केवल 9 ही वंश ऐसे हैं जो विषम बीजाणु है। इन सब का नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। मैं पृथक से आपको ये सब लिखवाऊंगा जब हमारा टॉपिक आएगा, विषम बीजाणुता एक टॉपिक आएगा कि ये विषम बीजाणुता क्यों विकसित हुई, इसका महत्व क्या है और बीज बनाने में इसका क्या योगदान है। तो ये दो प्रकार के हो गए, सम बीजाणु और विषम बीजाणु, जिनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि यदि सम बीजाणु है तो हमें पता है कि बीजाणु से नई पीढ़ी बनती है, युग्मकोद भी। वो कहाँ बनती है? वो प्रायः बीजाणु भित्ति के अंदर ही विकसित होना शुरू कर देती है ना। और जो विषम बीजाणु है, बीजाणु भित्ति के बाहर जो है वो युग्मकोद पीढ़ी का विकास होता है, जबकि जो विषम बीजाणु है उनमें बीजाणु भित्ति के अंदर ही नई युग्मकोद पीढ़ी का विकास हो जाता है। तो ये सम बीजाणु होते हैं वो एक्सोस्पोरिक होते हैं। एक्सोस्पोरिक शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं बहिर्बीजाणुक, है ना। तो ये नई पीढ़ी बीजाणु भित्ति के बाहर विकसित होती है। तो सम बीजाणु जो है वो बहिर्बीजाणुक होते हैं, जबकि ये एंडोस्पोरिक अंतर बीजाणु होते हैं। यानी बीजाणु से जो नई संरचना बनती है जिसको हम गैमेटोफाइट या युग्मकोद भी कहते हैं, वो विषम बीजाणु वंशों में जो है वो बीजाणुधनी के भीतर ही इसका परिवर्धन होता है ना। तो ये कौन कौन से वंश इसमें आते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें लाइकोपोडियम वगैरह पढ़ेंगे, इसमें सिलेजिनेला, मार्सिया, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये शब्द है एक्सोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक। सम बीजाणु होमोस्पोरस, विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस, है ना। ये दो इसके प्रकार। चलिए, तो ये तो हुआ सब
किसके बारे में? बीजाणुद्भिद के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो जो बीजाणु होता है वो हैप्लॉइड होता है और इसका अंकुरण जो है वो एक अनियमित आकार की संरचना के रूप में होता है जिसको कहते हैं युग्मकोद्भिद। इंग्लिश में कहते हैं इसको गैमेटोफाइट। इसको युग्मकोद्भिद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का विकास होता है। कल हमने पढ़ा था नर जनन क्या होते हैं? पुधनी। मादा जनन क्या होते हैं? स्त्रीधनी, है ना। तो जो पुधनी होती है इस तरह की संरचना होती है जिसके भीतर पुमणुओं का निर्माण होता है। इसके पुमणु ऐसे स्पाइरल और द्विकशाभिक संरचनाएं होती हैं जो जल के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचती है। हालांकि कुछ टेरिडोफाइट में आगे बढ़ेंगे बहुकशाभिक पुमणु भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर पुमणु इसमें द्विकशाभिक होते हैं जिनका निर्माण पुधनी के भीतर होता है और यह पुधनी एक बंध्य आवरण या जैकेट से ढकी हुई होती है। चलिए, अगर स्त्रीधनी की बात करें तो स्त्रीधनी के भीतर अंड कोशिका का विकास होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है। स्त्रीधनी में ये इसकी ग्रीवा हो गई और ये इसका चौड़ा भाग जिसको अंडधा या वेंटर भी कहते हैं। अंड कोशिका के अलावा इसमें दो और कोशिकाएं होती हैं जिसको कहते हैं ग्रीवानाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल। आगे पढ़ेंगे कि ये विघटित हो जाती हैं और विघटित होकर ऐसा रसायन छोड़ती है जिससे मेल गैमेट इसकी ओर आकर्षित हो जाए। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही कि ये जो संरचना है युग्मकोद्भिद उसमें नर जनन पुधनी जिसमें पुमणुओं का निर्माण होता है और मादा जनन स्त्रीधनी जिसमें अंडाणु या अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर युग्मकोद्भिद के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस तो हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर बीजाणुद्भिद पीढ़ी का विकास होता है, दोनों जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं बीजाणुद्भिद से और वो कहीं और जाकर अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र होता है, जिसका विकास स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, और निषेचन के जो पश्चात है वो नए युग्मनज या नई पीढ़ी का निर्माण होता है। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी के बारे में। इसके अलावा कुछ खास पॉइंट्स हैं वो हम तब बात करेंगे जब पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें रंभ कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा ठोस रंभ होता है, नाल रंभ होता है। तो सभी टेरिडोफाइट्स में ज्यादातर प्रोटोस्टिल यानी ठोस रंभ पाया जाता है। और ये जो बीजाणुद्भिद है, युग्मकोद्भिद है, उनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, उनकी औतिकी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, शारीरिक की कैसी होती है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन हमने अभी जो मूल रूप से बात की है वो इसके सामान्य लक्षणों के बारे में बात की। अब परीक्षा में जनरली 1 नंबर के प्रश्न आते हैं सामान्य लक्षणों से। तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगा कि जैसे कुछ जलीय टेरिडोफाइट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, ऐसे टेरिडोफाइट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ऐसे टेरिडोफाइट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं जो सम बीजाणु न होकर कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, है ना। तो ये बातें जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको नोट्स के रूप में भी शेयर करूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से ध्यान रख सकें और याद कर सकें, है ना। कल से ये बिल्डिंग पूरा क्लोज हो जाएगा, चुनाव कार्य में है, हमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब भी मेरी ड्यूटी नहीं रहेगी, अभी वर्तमान में मेरे घर के ही हमारे जो वाइट बोर्ड है, मार्कर वाले बोर्ड से हम अपने वीडियोस को जारी रखेंगे
और हमने विषय में प्रवेश कर लिया है हमारी यूनिट में। आज हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण, ठीक है। अब हमें इसका वर्गीकरण पढ़ना है और वर्गीकरण के पश्चात हम उसके कुछ जेनेरा के बारे में पढ़ेंगे।